लेप्टोस्पायरोसिस इज अनदर डिजीज जो आजकल देखी जा रही है। चिल्ड्रन फ्रॉम एफ्लुएंट फैमिली, चिल्ड्रन एज यंग एज 4-5 ईयर ओल्ड। मेरे खुद के कलीग हैं इंटेंसिविस्ट है जिनकी बेटी 4 साल की थी एंड शी वाज फाउंड लेप्टोस्पायरा पॉजिटिव और प्लेटलेट वाज 11,000। कि ऐसा क्या कर देती है प्लेटलेट की कमी कि आदमी की डेथ हो जाए। रैट्स आर ऑन द राइज एटलीस्ट इन द अर्बन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। So I think next 1 month we should dedicate at collecting blood, donating blood, because ये blood आने वाले 1.5-2 महीने में शायद किसी की जान बचाएगा। So मेडिसिन अनमास्क्ड के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस बार हमारे गेस्ट भी बहुत स्पेशल हैं और जो टॉपिक है वो भी बहुत स्पेशल है। गेस्ट हमारे हैं डॉक्टर गितेश। डॉक्टर गितेश मंगल इज़ वन ऑफ द फ्यू स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स who specialize in ICU and is a specialist in taking care of ICU patients. Hi Gitesh, welcome to Medicine Unmasked again. जो आज का टॉपिक है वो ये है कि मॉनसून नया सीज़न आ रहा है एंड ऐसी कौन सी डिजीज़ हैं जिसमें मॉनसून में पेशेंट्स ICU में जाते हैं। सो मॉनसून में वैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं मगर आज हम उन सीरियस इलनेसेस की बात कर रहे हैं जो इतनी सीरियस कर देती है कंडीशन को कि ऐसे पेशेंट्स को आईसीयू में जाना चाहिए। तो डॉक्टर गितेश, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनसे पेशेंट्स आईसीयू में आते हैं मॉनसून में? जी सर, मॉनसून बेसिकली अगर हम जोग्राफिकली देखें तो ट्रॉपिकल एरियाज़ के लिए मॉनसून स्पेसिफिक है। तो इन सबको हम ट्रॉपिकल डिजीजेस या ट्रॉपिकल फीवर बोलते हैं। बेसिकली सब इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं। तो इसको हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो है वेक्टर बॉर्न डिसीजेस और एक नॉन वेक्टर बॉर्न। वेक्टर बॉर्न मतलब किसी भी कीड़े के काटने से जो बीमारी होती है। उसमें सबसे कॉमन जो बीमारियां हैं जो हम सब जानते हैं वो है मच्छर के काटने से जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब कॉमन बुखार हैं। 3 कॉमन चीज़ें हैं। इसके अलावा जो लेस कॉमन है उसमें आता है स्क्रब टाइफस, जो अब हमारे एरिया में राजस्थान में और नॉर्थर्न इंडिया में काफ़ी कॉमन हो गया है। इसके अलावा जो बीमारियां होती हैं वो हैं वायरल इन्फेक्शंस, जैसे हम सब जानते हैं इस सीजन में जॉन्डिस बहुत कॉमन हो जाता है। उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, डिसेंट्री, डायरिया, फिर टाइफाइड फीवर है। इसके अलावा कुछ तरह के दिमागी बुखार होते हैं जो वायरसेस से होते हैं, जिनको हम वायरल मेनिंगोएन्सेफलाइटिस बोलते हैं, दिमागी बुखार उस तरह के। कुछ हेमरेजिक फीवर्स हैं, हंटा वायरस और ये, बट ये बहुत कॉमन है। दीज आर रेयर इन आवर इंडियन सिनेरियोस। तो आज के एपिसोड में हम लेट अस ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स। एक तो जैसा डॉक्टर गितेश ने कहा ट्रॉपिकल फीवर। ट्रॉपिक वो रीजन होता है जो इक्वेटर के पास होता है और जहाँ ऑलमोस्ट रोज बरसात होती है। तो ट्रॉपिक को मॉनसून से जोड़ा जाता है, इसलिए उसको ट्रॉपिकल फीवर कहा है। या शायद ये डिजीजेस क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में पहले ज़्यादा मिली होंगी इसलिए इनको ट्रॉपिकल फीवर्स कहते हैं। तो बेसिकली जैसे ये सब डेंगीज या डेंगू और एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है। तो पहली बात तो ये है कि ये क्यों, मतलब इंडिया के अंदर ही बहुत ज़्यादा है या विदेशों में भी होता है, और इसका कितना लोड होता है आईसीयूज में मॉनसून के दौरान या मॉनसून के बाद? कि सर ये बीमारी जैसे हमने बात की ट्रॉपिकल फीवर्स या ट्रॉपिक्स में कॉमन होते हैं बिकॉज ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट। जो इनके वेक्टर्स होते हैं उनकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं ये। सो ये कोल्ड क्लाइमेट कंट्रीज जैसे हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, यूरोप, अमेरिका, यहाँ पे रेयर हैं ये बीमारियां। तो इनको पानी चाहिए और बारिश चाहिए, बेसिकली गर्मी चाहिए और बारिश चाहिए। सॉरी जी सर। हाँ, सो बेसिकली ये है। भारत में सन 2000 से पहले डेंगू बहुत कॉमन नहीं था। सो 2000 के बाद डेंगू के केसेस धीरे धीरे बढ़े हैं और अब एक तरीके से ये इंडिया में एंडेमिक हो गया है। नाउ वी सी डेंगू का पीक हमेशा पोस्ट मॉनसून आता है। बेसिकली जब पानी इकट्ठा रहता है, जब तक एक्टिव बारिश होती है पानी रन ऑफ होता रहता है, तो मॉस्किटो के एग्स ले नहीं होते, उनको हैच करने का टाइम नहीं मिलता, वाटर के संग रन ऑफ हो जाते हैं। तो जब पानी स्टैग्नेंट रहता है मॉस्किटो ब्रीड करते हैं एंड देन उसके बाद ये डेंगू का सीजन आता है। तो टिपिकली अगस्त एंड से लेके हमारे पास अक्टूबर की स्टार्टिंग तक वो 1-1.5 महीना बहुत ज्यादा डेंगू के केसेस आते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया कि पूरा का पूरा आईसीयू ही डेंगू के पेशेंट से जी सर, मतलब सिस्टम ओवरवेलम हो जाता है, ब्लड प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं। सो ये कॉमन प्रॉब्लम। सो आपने कहा कि ये चारों चीज़ें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस,
हम थोड़ा सा समय इन सबको देंगे, बट मैं चाहूँगा कि शुरुआत में अगर कोई पेशेंट आपके पास आया फीवर करके, तो आप किस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। और मैं ऐसे पेशेंट की बात कर रहा हूँ जो सीरियस है, हम ओपीडी पेशेंट्स की बात यहाँ नहीं कर रहे, बिकॉज डॉक्टर गितेश इज अ स्पेशलिस्ट इन आईसीयू। सो नॉर्मली आपके पास पेशेंट्स आया, रूटीन के उसके टेस्ट हुए हुए, ऑफ कोर्स हमें पता नहीं है किस चीज़ का पेशेंट है, इसलिए हम इसको ट्रॉपिकल फीवर की तरह, तो उस टाइम एक आईसीयू की क्या अप्रोच होती है ऐसे पेशेंट्स को का इलाज करने की। जी सर, सबसे पहले सर देखिए, आईसीयू में कोई भी पेशेंट आता है उसकी बेसिक ब्रीफ हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी इन्फेक्शन था तो उसकी शुरुआत किस लक्षणों से हुई थी। तो स्टार्टिंग जो पॉइंट था वो फीवर, अगर जैसे हम डेंगू के लक्षणों की बात करें तो हाई ग्रेड फीवर, बैक एक, सीवियर बोन पेन और आंखें लाल हो जाना, सर दर्द, ये बहुत कॉमन है। मलेरिया का बुखार अलग तरह का होता है, उसमें बुखार के संग ठंड लग के बुखार आना, ये लक्षण कॉमन होते हैं। तो इस तरह की अगर हमें हिस्ट्री मिल रही है तो हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज मेनली हम आईसीयू में पेशेंट्स को इनको सिंड्रोमिक अप्रोच की बात करते हैं कि भाई हम जैसे कुछ बुखार होते हैं वायरल फीवर जिसमें प्लेटलेट्स कम होती है, तो उनको हम फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मानते हैं। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग की हिस्ट्री है या शरीर पे चक्कते हो रहे हैं या जांचों में प्लेटलेट कम है, तो हम उसको उस लाइन्स पे वर्कअप करते हैं, जिसमें डेंगू सबसे कॉमन है। फिर होता है फीवर विद मल्टी ऑर्गन फेलियर। तो फीवर विद मल्टी ऑर्गन फेलियर में प्रॉब्लम मलेरिया वन ऑफ द कॉमन रीजंस है, या और जो दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं जो हर मौसम में ही होते हैं, तो उनको हम उस लाइन्स में ट्रीट करते हैं। देन फीवर विद एआरडीएस, मतलब जिनको सांस में दिक्कत है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो ऐसे पेशेंट्स में जो हमारे पास ट्रॉपिक्स में कॉमन है दैट इज स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस हमारे पास इस तरह से। देन फीवर विद जॉन्डिस, रीनल फेलियर, इसमें हमारे पास जो बीमारी आती है वो लेप्टोस्पायरा है। तो हम इस तरीके से मरीज के ऑर्गन फंक्शन को असेस करके कि कौन सा ऑर्गन प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व है, फीवर विद एंसेफलाइटिस है, ब्रेन इन्वॉल्व है, लंग इन्वॉल्व है, किडनी और लिवर इन्वॉल्व है, या प्लेटलेट्स इन्वॉल्व है, उस तरीके से हम उनको सेग्रीगेट करते हैं और फिर उस लाइंस पे इनिशियल मैनेजमेंट और इन्वेस्टिगेशन करी जाती है। सो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है एंड कि ये सब फीवर विद लो प्लेटलेट्स के बुखार हैं लगभग ये ज़्यादातर कंडीशंस में इनमें लो प्लेटलेट होती है और इनका एक अप्रोच होता है। अब इन चारों बीमारियों का डेंगू का डायग्नोसिस कैसे होता है, और चिकनगुनिया का कैसे, मलेरिया का कैसे, और स्क्रब टाइफस का कैसे, और कैसे कैसे बेसिकली इनका बेसिक इलाज, अगर कोई पेशेंट आईसीयू में है, सो व्हाट इज़ द बेसिक ट्रीटमेंट दैट इज़ नीडेड, क्या लगता है। आई जस्ट वांट मे बी अ फ्यू लाइन्स अबाउट ईच थिंग्स। सो डेंगू को कैसे डायग्नोस किया जाता है? सर, डेंगू को डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए हम इसमें पेशेंट का जो ब्लड सैंपल्स है उसमें हम एलाइजा से उसकी एंटीबॉडीज देखते हैं। तो डेंगू के अगेंस्ट जो बॉडी जब इम्यूनिटी वर्क करती है तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, तो वो एंटीबॉडीज की हम प्रेजेंस देखते हैं और उसमें एंटीजन भी देखते हैं। तो एंटीजन बॉडी में जल्दी आता है, एंटीबॉडी बाद में आती है, तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि डेंगू किस स्टेज पे है। ठीक है, तो वो हम बता सकते हैं। या सेकेंडरी डेंगू है, भाई पेशेंट को पहले कभी डेंगू हुआ है, अब दोबारा डेंगू हुआ है, तो ये सब चीज़ें हम एंटीबॉडी के पैटर्न्स पे, जो NS1 एंटीजन है, IgG और IgM एंटीबॉडी, इन तीनों टेस्ट के पैटर्न को देख के हम ये तय कर सकते हैं कि हम डेंगू की किस स्टेज से या किस तरह के डेंगू से डील कर रहे हैं। डॉक्टर गितेश, एक चीज़ और दिमाग में आई है, कहीं कहीं डेंगू का कार्ड टेस्ट भी होता है। जी सर। सो आपने एलाइजा कहा, एलाइजा एक मशीन होती है जो लेबोरेटरी में होती है और उसमें सैंपल लिया जाता है और फिर सैंपल की रिपोर्ट कुछ दिनों में आती है। ये ज़्यादातर कुछ स्पेशल लैब्स में ही होती है। बहुत सारी जगह डेंगू का कार्ड टेस्ट भी किया जाता है, तो हाउ इज कार्ड टेस्ट डिफरेंट फ्रॉम एलाइजा, या क्या फ़र्क है इन सब? सर, इसमें सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी का फ़र्क रहता है। जो कार्ड टेस्ट है इसमें हमारे पास फॉल्स नेगेटिव आने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए कार्ड टेस्ट को हम कंफर्मेटरी नहीं मानते हैं। अगर हमें कोई भी पेशेंट है जिसमें लक्षण दिख रहे हैं, कार्ड टेस्ट नेगेटिव भी आ रहा है, तो भी हमें उसका फाइनल एलाइजा कराना चाहिए, उसी को हम कंफर्मेटरी टेस्ट मानते हैं। देखिए, यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है जानकारी करना कि भाई इसका मतलब ये है कि सबका एलाइजा ही क्यों नहीं कर लिया जाए, कार्ड टेस्ट क्यों करा जाए। बहुत सारी चीज़ों में कार्ड टेस्ट किया जाता है और कार्ड टेस्ट किया जाना उचित है, क्योंकि कार्ड तो कहीं भी जा सकता है, मतलब छोटी सी छोटी जगह आप कार्ड लेके जा सकते हो। और
बड़ी मशीन इलाइजा की या ब्लड टेस्ट करना हर जगह पॉसिबल नहीं होता, इसलिए बहुत सारी बीमारियों के कार्ड टेस्ट आजकल आने लगे। ऐसी कौन सी सेगमेंट्स होते हैं, जैसे कई बार देखा है कि इन्फेक्शन है वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ज़्यादा खतरनाक होता है। ये जो ट्रॉपिकल फीवर होता है, ये कौन सी ऐसी सेगमेंट है पेशेंट्स का जिसमें ज़्यादा खतरनाक होता है, या कि उस तरीके के पेशेंट्स में मृत्यु या मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, ऐसी कौन सा सेगमेंट है? देखिए, कोई भी बीमारी जो उन पेशेंट्स को मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, या जो वल्नरेबल ग्रुप होता है, इसमें अपने गर्भवती महिलाएं हो गई, वृद्ध लोग हो गए, जिन पेशेंट्स को हार्ट की, किडनी की बीमारियां पहले से हैं, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले मरीज हैं, इनके लिए कोई भी इन्फेक्शन घातक हो सकता है। पर ट्रॉपिकल फीवर्स इसलिए ज़्यादा गंभीर होते हैं क्योंकि ये मासेस को इफेक्ट करते हैं, तो इसमें यंग पॉपुलेशन बहुत इफेक्ट होती है जो नॉर्मली इन इन्फेक्शंस के लिए वल्नरेबल नहीं होती। बट ये चीज़, ये जो इन्फेक्शंस होते हैं ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस, ये बहुत लार्ज नंबर में यंग, हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, यंग एडोलेसेंट्स, बच्चों को, हाँ मतलब बच्चे जो अपने टीनेज में हैं, हाँ, उनको इफेक्ट करते हैं। तो ये मतलब, और इसमें विरुलेंस इतनी ज़्यादा होती है इन्फेक्शन की कि ये उनको भी बीमार करते हैं और मौत का कारण भी बन सकते हैं, डेंगू, मलेरिया, ये सब बीमारियां। सो डेफिनेटली इसके अंदर जैसा बताया कि कुछ बीमारियां होती हैं जो बच्चों को और एल्डरली में नॉर्मल से ज़्यादा खतरनाक होती है। बच्चों में भी डेंगू हो सकता है और एल्डरली में भी डेंगू हो सकता है, मगर यंग एडल्ट्स जो 12 से 25-30 साल के जो लोग हैं, वो नॉर्मली इस तरीके की बीमारियां, जो इन्फेक्शन होता है, उसको झेल जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। मगर किसी साइंटिफिक रीज़न की वजह से ये जो एडोलेसेंट्स हैं, यंग एडल्ट्स हैं, इनकी जो इनमें जो ये बीमारियां प्रॉब्लम करती हैं, ये कहीं ज़्यादा, अनुमान से कहीं ज़्यादा होती है। तो यंग लोग इसको बिल्कुल नॉन सीरियस तरीके से नहीं लें। अगर ऑब्वियसली ये जो बीमारी है ये कुछ समय तक कंट्रोल में नहीं आ रही है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यंग एडल्ट्स शुड अप्रोच केयर, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा केयरलेस भी होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें। अब हम, अगर एक चीज़ आपने कही, स्क्रब टाइफस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का भी मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, बट स्क्रब टाइफस एक चीज़ है जिसके बारे में कम बात हुई गई है, और ख़ासकर हमारे राजस्थान के प्रवेश में ज़्यादा, ये भी एक प्रोबली 2005-06 के बाद ज़्यादा देखी गई है यहाँ। सो लेट अस टॉक अबाउट स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस क्या है? स्क्रब टाइफस एक तरह का इन्फेक्शन है जो एक माइट के काटने से, मतलब एक बहुत छोटा कीड़ा होता है, कीड़े के कारण, जिसके काटने से ये इन्फेक्शन होता है। और ये इन्फेक्शन हमारे शरीर के लगभग सभी अंगों को अफेक्ट कर सकता है। अगर हम इसका नेचुरल प्रोग्रेशन देखें इस बीमारी का, तो ये हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करता है, हमारे लिवर को अफेक्ट करता है और हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है। और इसके बाद ये हमारे ब्लड वेसल्स में जो खून जमने की प्रक्रिया होती है, जिसको हम डिफ्यूज इंटरवेस्कुलर थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, DIC, तो उस कारण शरीर की नसों में खून जम जाता है और हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन्स में खून नहीं पहुंच पाता और मरीज मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाके उसकी मृत्यु हो सकती है। ये नेचुरल प्रोग्रेशन है इस बीमारी का। एक चीज़ आपने कही थी, ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब प्लेटलेट्स कम होते हैं। हालांकि ये बात बहुत बार हुई है, फिर भी हम एक बार, और आपने कहा था ब्लड प्रोडक्ट्स की कमी हो जाती है। सो मैं, अगर आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो कि किसी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, दिस इज़ द टाइम व्हेन सोसाइटीज शुड कम टुगेदर एंड डोनेट ब्लड। आई थिंक अगले 1 महीने में ब्लड डोनेट करना, कल वैसे भी 2-3 दिन पहले ब्लड डोनेशन डे था। सो आई थिंक नेक्स्ट 1 मंथ वी शुड डेडिकेट एट कलेक्टिंग ब्लड, डोनेटिंग ब्लड, बिकॉज ये ब्लड आने वाले 1.5-2 महीने में शायद किसी की जान बचाएगा। 2 चीज़ें जो हम, अगर भगवान ना करे आपका कोई रिलेटिव एडमिट होगा, तो वो 3 चीज़ें कहेंगे कि या तो हमें प्लाज्मा चाहिए या प्लेटलेट्स चाहिए। और प्लेटलेट्स 2 तरीके के होते हैं, एक RDP होता है, एक SDP होता है। तो पहली बात तो प्लाज्मा क्या होता है, RDP क्या होता है, SDP क्या होता है, फिर एक वर्ड आता है पैक्ड सेल।
इन ये चारों चीजें क्या होती हैं? जी सर, देखिए हमारे रक्त के, हमारा जो ब्लड है उसके विभिन्न कंपोनेंट्स को हम आजकल सेपरेट कर लेते हैं जो वेरियस मशीन्स ब्लड बैंक में उपलब्ध हैं। तो उससे पहली चीज़ होती है जो हमारे प्लेटलेट हैं। तो प्लेटलेट एक रैंडम डोनर प्लेटलेट होता है जिसमें हम कई सारे जो हमारे पास पूल ऑफ ब्लड आया उसमें डोनेट होके उसमें से हम प्लेटलेट निकाल के एक बैग प्लेटलेट का बना लेते हैं, रैंडम डोनर प्लेटलेट। इसको चढ़ाने में प्लेटलेट में हमें ये ध्यान रखना है कि रैंडम डोनर प्लेटलेट ग्रुप स्पेसिफिक नहीं होता। जैसे हमने ब्लड ग्रुप सुने होंगे, मेरा बी पॉजिटिव है, किसी का कुछ होता है, तो ये हम किसी भी ग्रुप का पॉजिटिव, नेगेटिव, ए बी वो किसी को भी चढ़ा सकते हैं। और ये कंप्लीटली साइंटिफिक है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत। तो रैंडम डोनर प्लेटलेट का फायदा ये होता है कि तुरंत अवेलेबल होता है ब्लड बैंक में और किसी भी ब्लड ग्रुप को हम चढ़ा सकते हैं। नुकसान ये है कि इसमें हमारा प्लेटलेट 5 से 10,000 बढ़ता है एक बैग से, तो हमें लार्ज क्वांटिटी में चढ़ाना पड़ता है। मतलब किसी का प्लेटलेट 50,000 बढ़ाना है तो उसको कम से कम 8-10 बैग चाहिए चढ़ाने पड़ेंगे। तो ये उसका सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरा प्रॉब्लम उसमें एंटीजेनिसिटी की रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के एंटीजन उसमें मिले हुए हैं, तो उसमें कुछ कई बार रिएक्शंस का चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सिंगल डोनर प्लेटलेट जो होता है उसमें एक ही पेशेंट को हम बुलाते हैं जो अमूमन सेम ब्लड ग्रुप का होता है, और उससे हम एफेरेसिस करके उसका केवल प्लेटलेट लेते हैं, बाकी ब्लड प्रोडक्ट्स उसको वापस रिटर्न कर दिया जाता है, और वो प्लेटलेट फिर हम प्रोसेस करके उसको पेशेंट को चढ़ाते हैं। तो एसडीपी जिसको कहते हैं वो एक बेसिकली एक प्रोसेस होता है, सॉर्ट ऑफ उसमें डायलिसिस किसी मशीन होती है, डोनर का ब्लड नहीं लिया जाता, सिर्फ प्लेटलेट ली जाती है, करीबन 45 मिनट लगता है और एक सुई यहाँ लगती है। और ये एसडीपी वाला जो डोनेशन है, और एक एसडीपी से कितनी प्लेटलेट बढ़ सकती हैं डॉक्टर? 50,000 से 1 लाख, 10 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन आरडीपी। और पैक्ड सेल क्या हुआ? पैक्ड सेल है जिसमें हम केवल पेशेंट के जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको पेशेंट को हम अलग कर लेते हैं, और रेड ब्लड सेल्स मतलब जिनमें खून कैरी करने की क्षमता, अनीमिया जिसको हम कहते हैं, खून की कमी, उसको पूरा करती है। तो हम केवल जो पेशेंट के आरबीसीज हैं, पूल्ड आरबीसी, उनको हम पेशेंट को अलग करके और वो ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो जिन भी मरीजों में खून की कमी होती है, ब्लीडिंग हो गई किसी वजह से, जैसे प्लेटलेट कम होने की वजह से ब्लीडिंग हो जाती है, तो हमें प्लेटलेट तो चढ़ाना ही है, बट जो खून कम है उसको भी हमें रिप्लेस करना है। ये ग्रुप स्पेसिफिक होता है। हाँ, ये ग्रुप स्पेसिफिक। सो लास्ट 2 चीज़ें ट्रॉपिकल फीवर के बारे में। कि ट्रॉपिकल फीवर में एक चीज़ तो हमने कहा कि प्लेटलेट कम हो जाते हैं, तो प्लेटलेट कम हो जाते हैं, ये बेसिकली जानलेवा कैसे होती है? प्लेटलेट कम होने से कैसे व्यक्ति की जान चली जाती है? तो इसका बेसिक इफेक्ट क्या होता है बॉडी में, कि ऐसा क्या कर देती है प्लेटलेट की कमी कि आदमी की डेथ हो जाए? सर, प्लेटलेट की कमी, एक तो प्लेटलेट की कमी एंड रिजल्ट है 2-3 प्रोसेसेस का जो बॉडी में चल रही होती है इन्फेक्शन की वजह से। एक तो है कि हमारी बॉडी में प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होने लगता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में जो डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन होता है, तो उसमें प्लेटलेट्स कंज्यूम ज़्यादा होने लगते हैं और खून की नसों में ही क्लॉटिंग होने लगती है। वो क्लॉटिंग में प्लेटलेट कंज्यूम हो जाते हैं, तो प्लेटलेट हमें कम दिखते हैं, बट मरीज की जो मौत होती है, जो अंग काम करना बंद करते हैं, वो बेसिकली उन क्लॉट की वजह से होते हैं जो नसों में बन गए होते हैं। तो हमें केवल नॉर्मल रिपोर्ट्स में प्लेटलेट कम नजर आते हैं, बट कॉज ऑफ डेथ बहुत बार ब्लीडिंग ना होके वो जो थक्के बन गए हैं खून के नसों में, उसकी वजह से हमारे अंग काम करना बंद कर देते हैं और मरीज की मृत्यु होती है। तो फॉर द सेक ऑफ दर्शक, ये आप सुनेंगे कि क्लॉटिंग के कारण डेथ हो गई, और अब ये आप टर्म बहुत सुनेंगे क्योंकि कोविड वैक्सीन क्लॉटिंग से जुड़ा हुआ है, मगर क्लॉटिंग से डेथ कोई आज का फिनोमिनन नहीं है। अगर आप देखें कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, हार्ट के अंदर क्लॉट बनता है, हार्ट अटैक हो जाता है, अगर कहीं भी शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है तो खून गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि जो वेसल्स हैं उसमें से खून चला जाता है, और वो गाढ़ा खून बेसिकली अगर किडनी में जाएगा तो किडनी के एंड वेसल्स को क्लॉट करेगा, ब्रेन की एंड वेसल्स को क्लॉट करेगा। तो कहीं ना कहीं क्लॉटिंग, और क्यों ब्लड की जो थिननेस है, अगर वो मेंटेन नहीं होगी किसी भी कारण से, या खून की नसें का अगर प्रॉपर किसी भी बीमारी से उसका डैमेज है, तो वो डेफिनेटली मौत का कारण बन ही सकता है। तो क्लॉटिंग causing death is not a new thing, but you will hear it much more often now because अब वो कोविड वाला वो आ रहा है। So one thing
इतने साल हो गए इसको, डेंगू मलेरिया व्हाटएवर, इज द वर्ल्ड नॉट ट्राइंग टू प्रिवेंट इट? कुछ ऐसा, कुछ प्रिवेंशन का कुछ नहीं चल रहा कि कोई ऐसी चीज करें जिससे हम ये प्रिवेंट हो जाए? सर इसमें जैसे हमने शुरू में बात की थी, बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट, प्रोबेबली इसमें रिसर्च नहीं है, दैट इज अ मेजर रीजन जो हम, सही बात है, व्हिच इज ऑब्वियस। शायद ये बीमारियां अगर यूरोप में हो रही होती तो बहुत वैक्सीन अवेलेबल होती, बट इसके बाद भी दूसरा जो प्रॉब्लम है कि बीमारियों में स्ट्रेन चेंज होता हैं, जो हम वायरल में जैसे हम फ्लू में देखते हैं कि हर साल फ्लू की वैक्सीन के भी स्ट्रेन अलग अलग आते हैं, जिसमें हम एंटीजेनिक शिफ्ट, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट की बात करते हैं। तो ऐसे ही डेंगू में भी सीरोवार्स होते हैं, डेंगू ए, डेंगू बी, डेंगू सी और डेंगू डी। तो इसका वैक्सीन अगर बना भी लिया जाए जी, तो कोविड की तरह अलग अलग स्ट्रेन होगा। तो ये वायरल इन्फेक्शंस में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सरकारें या हम लोग पर्सनल लेवल पे भी और सरकार के लेवल पे भी कर सकते हैं, स्पेशली डेंगू मलेरिया के लिए, क्योंकि ये मच्छर से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं, तो एक्चुअली सैनिटेशन और वेक्टर कंट्रोल सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर्स हैं। अगर हम मच्छर ही नहीं होंगे तो ये वायरस अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो वेस्ट में इसीलिए नहीं होते क्योंकि वहाँ पे वायरसेस को थ्राइव करने के लिए मॉस्किटो। सो वी शुड फोकस ऑन वेक्टर कंट्रोल रादर देन वैक्सीनेशन, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है और क्योंकि रिसर्च भी बहुत कम हो रही है उसके ऊपर, तो कोई उम्मीद भी नहीं है कि भाई कोई बहुत बहुत वो हो जाए, उनकी एफिकेसी भी उतनी नहीं नहीं होगी डेफिनेटली। और दो तीन चीज़ें और कि आजकल हमने आईसीयू में देखा कि जो सांस लेने वाली जो प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी इलनेसेस जिसे हम कहते हैं, ARDS या रेस्पिरेटरी फेलियर के नाम से लोग जानते हैं, मॉनसून के अंदर मॉनसून का और रेस्पिरेटरी डिजीज का क्या कोई रिलेशनशिप है? अगर है तो क्या, और अगर नहीं है तो यू नो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? मॉनसून में जो हमारे पास बाकी जो अभी हमने जिन बीमारियों की बात की उसमें सबसे कॉमन जो ARDS में पेशेंट्स जाते हैं वो स्क्रब टाइफस में जाते हैं, ठीक है। दूसरा बाकी जो हम नॉर्मल इन्फेक्शंस देखते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, वो मॉनसून में रहते ही हैं, जो बैक्टीरियल निमोनियाज, एटिपिकल निमोनियाज, वायरल निमोनिया, वो वैसे के वैसे रहते हैं, बट वो प्रीडोमिनेट कर लेते हैं, तो कई बार डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है। तो इसलिए हम इनिशियली सबको कवर करते हुए पेशेंट को ट्रीट करते हैं, देन हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके सैंपल्स भेजते हैं, जरूरत होती है CT स्कैन कराते हैं। CT स्कैन से हमें बहुत आइडिया लग जाता है, CT स्कैन की पिक्चर से, कि ये किस तरह का निमोनिया हो सकता है, इसका आपका निमोनिया है या बैक्टीरिया। एक आपने फ्लू वैक्सीनेशन की बात करी थी, तो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू गेट फ्लू वैक्सीनेशन? फ्लू वैक्सीनेशन यूजुअली फ्लू आता है हमारे पास प्री विंटर्स में, तब से फ्लू सीजन स्टार्ट, दिवाली के आसपास। हाँ, दिवाली के आसपास। सो दिस इज द बेस्ट टाइम जब हम फ्लू वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि फ्लू वैक्सीन के भी हमारे स्ट्रेन्स चेंज होते रहते हैं, तो वैक्सीन बदल के आती है। जैसे स्वाइन फ्लू की वैक्सीन भी पहले मिनेसोटा स्ट्रेन चलता था, फिर मिशिगन स्ट्रेन आया, सो स्ट्रेन्स चेंज होते हैं। तो ये यूजुअली मार्केट में आपको अगस्त के आसपास मॉनसून में ये वैक्सीन अवेलेबल हो जाती है। सो अगस्त सितंबर इज प्रोबेबली द बेस्ट टाइम, क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप होने में भी 1.5-2 महीने का समय लगता है। 3 कैटेगरी ऑफ पीपल हु शुड गेट फ्लू वैक्सीनेशन। ऑल द हेल्थ केयर वर्कर्स जो पोटेंशियली पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, patients, elderly patients, diabetics with comorbids like heart disease. When we say elderly, what is elderly now? Sir, more than 65. Definition तो अभी भी वही है. More than 65. So more than 65 is now elderly. जी सर. ठीक है. So 65 से ऊपर healthcare workers and sorry. जिनको comorbid illnesses हैं, जैसे जो डायलिसिस पे हैं, हार्ट की बीमारियां हैं, डायबिटीज, vulnerable patients. एक और डिजीज आपने कही थी लेप्टोस्पायरोसिस। और फ्रेंड्स, जैसे कुछ दिनों पहले हमने डेंगू का नाम नहीं सुना था, फिर हमने स्क्रब टाइफस का नाम नहीं सुना था, लेप्टोस्पायरोसिस इज अनदर डिजीज जो आजकल देखी जा रही है। तो लेट अस गो इनटू स्लाइड डिटेल ऑफ व्हाट लेप्टोस्पायरोसिस इज बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट। लेप्टोस्पायरोसिस एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, स्पायरोकीट्स होते हैं जिनके द्वारा ये इन्फेक्शन होता है, बट इसका जो ट्रांसमिशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली इसका प्राइमरी होस्ट जो होते हैं वो रैट्स होते हैं, ह्यूमंस आर सेकेंडरी होस्ट। तो रैट्स इसको अपनी यूरिन में और फीसिस में एक्सक्रीट करते हैं इस बैक्टीरिया को, और वो किसी तरह हम तक पहुंचती है मोस्टली बाय स्किन कॉन्टैक्ट। तो हम किसी तरह रैट की यूरिन के हमारी स्किन रैट के यूरिन के कॉन्टैक्ट में, मतलब वो पानी, जैसे कहीं पानी स्टैग्नेंट है या उसमें रैट यूरिन है,
तो मोस्टली ये पहले होती थी, जो हमारे तराई इलाके थे, पहाड़ों के नीचे जो तराई इलाका होता है, वहाँ पे खेतों में, जहाँ पे चावल की खेती होती है, गन्ने की खेती होती है खरीफ मौसम में, इसमें ये खेती होती है जिसमें अच्छा पानी भरा रहता है और वहाँ रैट्स भी होते ही, वहाँ पे रैट्स होते हैं। तो वहाँ पे फार्मर्स में ये सबसे ज्यादा मिलती थी, जो इस तरह के नंगे पैर हमारे यहाँ पे काम करते हैं। तो ये उन एरियाज में ये बहुत कॉमन था जहाँ पे खरीफ की खेती इस मौसम में होती है। हम सब जानते हैं खरीफ की बुआई होती है, ठीक है। तो वहां पे ये बीमारी कॉमन थी। बट अब इसमें जो चेंज आया है वो ये है कि अब हम में से बहुत लोग हैं जो कभी खेतों में नहीं गए होंगे, हमारे बच्चे हैं कभी खेतों में नहीं गए, तो वो उन तक ये बीमारी कैसे पहुंचती है कि हमारे जो गोडाउन होते हैं जहाँ ये सामान स्टोर होता है खाने पीने का, जैसे चिप्स के पैकेट्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स के कैन हो गए, तो वहां पे भी गोडाउन्स में रैट्स होते हैं, यूरिनेट करते हैं, और वहां से हम इन चिप्स के पैकेट को मुंह से फाड़ते हैं या कैंस को डायरेक्टली पीते हैं मुंह को टच करके। एंड these have been reported, the children from affluent family, children as young as 4-5 year old. मेरे खुद के कलीग है इंटेंसिविस्ट है जिनकी बेटी 4 साल की थी, and she was found leptospira positive, और platelet was 11,000. Okay, very interesting. So मगर अगेन एक साइन है कि मतलब कोई भी चीज अगर बाहर से लाएं तो वो जो डेंगू के टाइम जो हम करते थे साफ सफाई अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आई एम श्योर मतलब रैट्स आर ऑन द एटलीस्ट विजुअली, मुझे डेटा नहीं पता, बट रैट्स आर ऑन द राइज एटलीस्ट इन द अर्बन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि कहीं ना कहीं है ये। सो what is this one message which I want you to give to the especially young adults, because यहाँ हमने कहा 4 साल की कॉलीग की बेटी, यंग, मैं बहुत सारे यंग लोगों को जानता हूँ who have had severe dengue or severe malaria. What is your advice to the caretakers or to these young adults for these monsoon illnesses, tropical illnesses? कि सर सबसे पहले तो हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, तो हमें हाइजीन मेंटेन करनी है और मच्छरों से अपना बचाव करना है। ये मेरे ख्याल से काफ़ी कॉमनली सरकार भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाती है, सो आई वॉन्ट स्पेंड टाइम ऑन दैट। देन इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने सिम्टम्स को समझना, कि सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स अगर ज़्यादा है तो उसमें हम बात करेंगे कि बहुत तेज़ बुखार आना, जो 103-104 डिग्री बुखार लगातार बने रहना, और अगर वो दवाइयों से कम नहीं हो रहा है, दैट इज़ अ रेड फ्लैग साइन कि हाई ग्रेड परसिस्टेंट फीवर। इसके बाद चक्कर आना, इसका मतलब हो सकता है कि हमें ब्लड प्रेशर कम हो रहा है ना, तो गिडीनेस होना, चक्कर आना, ये सब चीज़ें। कहीं से भी ब्लीडिंग होना, शरीर पे नीले काले चकत्ते बन जाना, पेशाब में या मोशन में ब्लड जाना किसी भी कितनी भी मात्रा में, ये एक रेड फ्लैग साइन होता है। एंड शुड नॉट रेजिस्ट एडमिशन टू द हॉस्पिटल, बिकॉज अच्छा देख लेंगे, बुखारी तो है, मलेरिया ही तो है, किसी से फोन पे ट्रीटमेंट ले लिया, मेरे को लिख दो भैया ट्रीटमेंट, ऑल ऑफ दैट शुड नॉट बी देयर। अगर 24 आवर्स अगर आपको हुए हैं, बिकॉज ये बहुत रैपिडली प्रोग्रेसिंग डिजीज होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि 4 घंटे से बुखार नहीं उतर रहा, तो रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे भी आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, दिखाना ही चाहिए। गितेश सर, थैंक यू वेरी वेरी मच, वेरी इंटरेस्टिंग, शॉर्ट, और मुझे लगता है कि प्री मॉनसून समथिंग विच इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।